हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ के ऊपर बेस क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है अगर हमें यह समझना है, तो अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को समझना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नहीं पता है तो ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए। तो यहां पर आई बटन पर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ये इस पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। तो आप उसमें से जो भी करस्पॉन्डिंग टॉपिक है वो पढ़ सकते हो, या फिर ऐसे आप यूट्यूब सर्च बार पे टाइप कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय केमिस्ट्री कक्षा, तो आपको वहां से वो वीडियो मिल जाएगा। आप आराम से वहां से वो गो थ्रू हो सकते हैं। अब हम अगर आपको ये चीजें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है तो हम ये बात कंटिन्यू कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को अगर आपको डिफाइन करना हो तो मोटा माटी तौर पे आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को। एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं पेन चेंज कर लूं, पेन का कलर चेंज कर लूं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही ये भी हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब है कि ये हमें दिखाई नहीं देंगी। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने खुद बनाया है ताकि हम मैथमेटिकली कुछ फिजिकल सिनेरियो को एक्सप्लेन कर पाए। तो ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है, मतलब सिंपल सी भाषा में अगर बोलूं इमेजिनरी है, ये दिखती नहीं है हमें, ठीक है। हाँ, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो हम महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैग्नेट अगर आपने लिया है तो किसी मैग्नेट के पास अगर आप लोहे की कोई भी चीज लेकर आओगे, आयरन की जैसे नेल लेकर अगर आप आए, तो उसकी सराउंडिंग में, मैग्नेट की सराउंडिंग में उस लोहे की कीली को या आयरन की नेल को अपने ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स महसूस होने लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि उस मैग्नेट ने अपने आसपास एक फोर्स फील्ड बना रही है। ये बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन डेफिनेटली जो लोहे की कीली थी यानी जो आयरन नेल थी वो उसे उस फोर्स को फील कर पा रही थी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर आपने कहीं पर चार्ज रखा है तो उसके आसपास एक ऐसी फोर्स फील्ड बन जाती है जिसमें अगर आप दूसरा चार्ज लेकर आओगे तो ये अपने ऊपर फोर्स फील करता है। तो इसीलिए क्योंकि वो फोर्स लाइन हमें दिखती नहीं है, हम उन्हें हाइपोथेटिकल मानते हैं। और हम ये बोलेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती हैं और उसकी डायरेक्शन को बताती हैं इन द गिवन रीजन। जैसे हम लोगों ने समझा था कि मान लो अगर हमें एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर हमें बनानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी ही बना सकते हो आप। अब हमें पता है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उससे अवे जाती है, और हम पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी वीक होती चली जाएगी। तो यहां पर भी कुछ ऐसा होगा, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो भी जितना ज्यादा आप चार्ज से दूर चलते चले जाओगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और ये बात हम शो कैसे कर रहे हैं, ये बात हम शो कर रहे हैं इन एरोस की लेंथ से। जितना ज्यादा हम पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं, इन एरोस की लेंथ को हम छोटा करते जा रहे हैं। एरो की लेंथ का छोटा होना इस बात को समझाता है कि दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ कमजोर होती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कमजोर होती जा रही है। और एरो, ये एरो की डायरेक्शन में बता रही है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में है। ऐसे ही जरूरी है कि हम इस तरह के एरो बनाए, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, हम ऐसी सीधी लाइनें भी बना सकते हैं और उन पर भी एरो बना सकते हैं। तो जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को भी रिप्रेजेंट करा जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को। यानी कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड को ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसी की तरह नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी तरफ होती है। ये बात भी हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमेशा उससे अवे है तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी तरफ होगी। कि अगर मान लो यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आएगी। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखकर हम उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझ लेंगे, क्योंकि इन बातों को समझकर ही हम आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में कुछ और जो बातें हमें पता होनी चाहिए वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी सिंपल सी भाषा में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल रहे हैं, वो अगर किसी जगह से ओरिजिनेट हुई है
तो वो पक्का कहीं ना कहीं टर्मिनेट होगी। जैसे हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है, अब ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट होगी। अब हमें एक सवाल अपने आप से पूछना है, ये टर्मिनेट होगी कहां? तो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है दो जगहों पे। या तो ये टर्मिनेट होगी इंफिनिटी पर, जैसे मान लो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, लेकिन इसके अगल बगल कुछ और कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाकर खत्म होगी इंफिनिटी पर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक और जगह टर्मिनेट हो सकती है, और वो है नेगेटिव चार्ज पर। यानी अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज के पास में अगर नेगेटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करानी है, और टर्मिनेट हम नेगेटिव चार्ज पर करा सकते हैं। क्योंकि अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास में नेगेटिव चार्ज है, अगर ये ना होता तो हम बिल्कुल इस तरह से इंफिनिटी पर टर्मिनेट कराते। और इंफिनिटी पर टर्मिनेट कराने का तरीका क्या है? हम बस लाइंस को बाहर की तरफ निकलते हुए दिखा देंगे, और ये नहीं दिखाएंगे वो खत्म कहां हो रही है। और अगर हम ये नहीं दिखाएंगे वो खत्म कहां हो रही है, तो बाय द ऑब्वियस रीजन कि वो हम मानेंगे खत्म हो रही है इनफाइनाइट पर। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आपके मन में एक लाजमी सवाल आना चाहिए, ये बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूं, इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से क्या कनेक्शन? दरअसल में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमें बनाना सीखना है, कि अगर हमें कोई चार्ज या उसका सिस्टम दिया हुआ है, तो हम कैसे उसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बना सकते हैं। उसी को बनाने के लिए हमें अच्छे से समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, और अगर उस पॉजिटिव चार्ज के आसपास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी, अदरवाइज वो जाकर टर्मिनेट होगी इनफाइनाइट पर। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आगे लिखा है, कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, यानी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इन्हें सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर कभी भी किसी सरफेस पर टर्मिनेट कराना है, अभी यहां देखो ये एक पॉइंट चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है, ये नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, इस पर टर्मिनेट हम करा रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को। बट अगर नेगेटिव चार्ज पॉइंट होने की बजाय एक सरफेस पर है, तो अगर कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस पर टर्मिनेट करानी है, तो वो उस सरफेस के जिस भी पॉइंट पर टर्मिनेट होगी वो हमेशा उसके नॉर्मल के अलोंग टर्मिनेट होगी। नॉर्मल का मतलब सरफेस के उस पॉइंट पर जब वो लाइन जाकर टर्मिनेट होगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमेशा हमेशा हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। पर ये रूल आपको कब के लिए याद रखना है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में एक सरफेस पर टर्मिनेट हो रही है। पॉइंट चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है तो आप ऐसे कर्व लाकर टर्मिनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सरफेस पर, जैसे मान लो इस सरफेस पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही है, तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी टर्मिनेट होगी, नॉर्मली टर्मिनेट होगी किसी भी सरफेस पर। यह बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर आप अच्छे से समझ गए हो और अपने दिमाग में बैठाल कर इसका सही दरअसल में कंक्लूजन जरूरत पड़ने पे निकाल सकते हो, तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी सिचुएशन में बना लोगे। ठीक है, तो पहले उसी की कुछ प्रैक्टिस करते हैं और फटाफट समझते हैं। तो जैसे मान लो यहां पर मैंने आपको एक सिस्टम दिया है, हमारे पास एक +4Q चार्ज है, एक -Q चार्ज है। हमें इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसके अगल बगल ड्रॉ करनी है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हमने जो रूल पढ़े हैं उसी की हेल्प से करेंगे। हमें यह पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। यानी पॉजिटिव चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक बार निकल गई तो पक्का उसे टर्मिनेट हमें करना होगा। टर्मिनेट वो दो जगह हो सकती है, या तो इन्फिनिटी पर या नेगेटिव चार्ज पर। अब क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के पास में एक नेगेटिव चार्ज है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर दरअसल में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करनी है। तो हमने पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और नेगेटिव पर टर्मिनेट कर दी। आपने डायरेक्शन बता दी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई थी। आपने पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और ऐसे टर्मिनेट कर दी। तो कोई ये डाउट पूछ सकता है कि सर ये सीधी नहीं जा सकती क्या? बिल्कुल जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर किसी सरफेस से जनरेट किसी सरफेस पे है, तो वो नॉर्मली टर्मिनेट होनी चाहिए। तो मान लो अगर हमारा ये जो चार्ज है अगर मान लो स्फीयर की तरह होता, तो स्फीयर के इस पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट करानी है, तो ये सीधे आके टर्मिनेट नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ये सीधे आके टर्मिनेट हो गई तो ये इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। हाँ, पर अगर ये ऐसे आकर टर्मिनेट हुई तो देखो टेंजेंट के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और हमें इस पॉइंट पर अगर हमें ये ढूंढना है कि ये 90 डिग्री के एंगल पर यानी नॉर्मली ही टर्मिनेट हो रही है, तो बॉडीज पर नॉर्मली टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट करानी है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना, और उस टेंजेंट के साथ अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब वो नॉर्मली टर्मिनेट हो रही है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए इस जगह पर हम सीधे टर्मिनेट नहीं कर सकते, हम ऐसे कर्व कराकर ही टर्मिनेट कराएंगे।
तो आपके मन में ना ये आइडिया, ये जो डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर कर्व क्यों कराया, यहाँ पे सीधा क्यों है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर यहाँ पर आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। हम दरअसल में इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी अगर किसी सरफेस पर टर्मिनेट होगी तो हमेशा वो सरफेस के उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। अब जैसे मान लो इस पॉइंट पर अगर टर्मिनेट हो रही है तो देखो इस पॉइंट पे क्या ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बिल्कुल बना रही है। हम कैसे ढूंढेंगे, तो अगर हमारी बॉडी स्फेरिकल है तो जिस भी पॉइंट पर हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है या नहीं, तो हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्योंकि कर्व्ड सरफेस के साथ हम कैसे 90 डिग्री का एंगल ढूंढ सकते हैं, तो कर्व्ड सरफेस के साथ नहीं ढूंढ सकते। इसके लिए हमने एक रेमेडी निकाली, कर्व्ड सरफेस के जिस पॉइंट पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को टर्मिनेट कर रहे हैं उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो हम ये भी बोल देंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये रूल आपको अच्छे से याद रखना है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया भी आप लोगों को पकड़ में आ गया होगा, इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी आप ऐसे स्फेरिकल बॉडी पर किसी और रैंडम पॉइंट पर टर्मिनेट करोगे तो ऐसे कर्व के थ्रू टर्मिनेट करना, ताकि ऐसा फील हो कि हाँ भाई ये 90 डिग्री एंगल बना रही है अपने टेंजेंट के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर टर्मिनेट होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जनरेट होंगी। अब हम बहुत सारी तो नहीं बना सकते, तो कुछ ऐसी यहां से निकलेंगी और यहां पर आकर खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाएगी। पर यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करना कि इलेक्ट्रिक लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। ये वाली लाइन यहां से जनरेट हुई और यहां खत्म हो गई है, ये घूमकर वापस नहीं आई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप आगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। और इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का सॉल्व करने का मैथ और इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करने का मैथ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया क्लियर हो गए। तो आप अगर इस तरह का आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सिस्टम दिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बना लोगे। अब इसमें आपको ना एक इंट्यूटिव आइडिया खुद सोचना है। मान लो आप इन दोनों चार्जेस सिस्टम से बहुत दूर खड़े हो, बहुत ज्यादा दूर, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर खड़े हो। तो अब हमें सोचना है कि अगर यहां पर आप खड़े हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर कैसी दिखाई देंगी। ठीक है, अगर आप यहां पर बहुत दूर खड़े हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी दिखाई देंगी, ये आपको मेरे को सोच के बताना है और कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताने की कोशिश करिएगा कि क्या आ रहा है। मैं हिंट दे देता हूं कि जब आप बहुत दूर खड़े होंगे तो आपको ये दोनों चार्ज जुड़े हुए महसूस होंगे, और दोनों चार्ज अगर जुड़े हुए महसूस होंगे तो ओवरऑल ये चार्ज कैसा दिखाई देगा आपको, +3q का। तो हमें सोचना क्या है कि +3q की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वही हमें दिखाई देगी अगर हम बहुत दूर खड़े हैं। ये सारा रीजन जो हमने बनाया तब बनाया अगर हम आसपास खड़े हैं इसके। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना है कि अगर आपका ऑब्जर्वर या आपका ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट चार्ज सिस्टम से बहुत दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको अलग तरीके से भी दिख सकती है। आई होप आपको मेरी बात पकड़ में आ गई होगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें भी हमें अच्छे से समझना है। उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी ऑन पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लो ये कोई रीजन है जिसमें मैंने बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाकर दे दी हैं। ये ब्लैक कलर से जितनी भी लाइंस ड्रॉ हैं ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है। तो अब अगर मैं इनमें से किसी भी जगह पर पॉजिटिव चार्ज रखूं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं कि उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो मैं इसी रूल से पता करूंगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्यों देख रहे हैं, तो आपको याद होगा मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का जो मेन पर्पस है वो क्या है। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैग्नेट को अगर आप एक जगह पे रखते हो तो उसके अगल बगल एक ऐसी फोर्स फील्ड बन जाती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जिस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आप आयरन का ऑब्जेक्ट ले आओगे या कोई दूसरा मैग्नेट ले आओगे तो वो अपने ऊपर फोर्स फील करेगा। बिल्कुल सिमिलरली ऐसा ही चार्ज के साथ होता है कि अगर हमने कहीं पर एक चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज रखते ही उस जगह के अगल बगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आओगे तो वो अपने ऊपर फोर्स फील करेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैग्नेट के अगल बगल कोई, अगर आप मैग्नेट के अगल बगल अगर आप कोई लोहे का ऑब्जेक्ट रख दोगे तो वो अपने ऊपर फोर्स फील करेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम कोई दूसरा चार्ज रख दोगे तो वो अपने ऊपर फोर्स फील करेगा। तो अब ऐसे ही सोचो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज ने जनरेट करी होगी। ये जो ब्लैक कलर की है वो चार्ज हमें नहीं दिख रहा, इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी हमें नहीं दिख रहा,
मान लो एक मैग्नेट है, उसे मैं ढक दूं किसी चीज से, आपको दिखाई ना दे वो, ठीक है, मान लो मैंने उसे कागज से ढक दिया और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो बट फिर भी अगर मैं उसके आसपास आयरन की नेल लेकर आऊंगा तो वो तो अपने आप उस आयरन के नेल को अट्रैक्ट करने लगेगा या आयरन के नेल पर फोर्स लगाने लगेगा। तो कुछ ऐसा ही है कि मतलब मैग्नेट को अगर आपने ढका भी हुआ है, छुपाया भी हुआ है, तो भी उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जिसमें कोई भी आयरन की नेल अपने ऊपर फोर्स फील कर सकती है। सिमिलरली यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्लैक कलर से शो करी गई हैं, ये किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। हमें नहीं पता वो चार्ज कहां रखा है, लेकिन डेफिनेटली इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जैसे हम कोई दूसरा चार्ज रखेंगे वो अपने ऊपर फोर्स फील करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैग्नेट के अगल बगल या एक मैग्नेटिक फील्ड में लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट रखने पर वो अपने ऊपर फोर्स फील करता है। अब हमें इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। किस केस में? अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कहीं पर भी कोई चार्ज रख दिया तो उस चार्ज पर फोर्स कहां लग रहा है, हमें उसकी डायरेक्शन निकालनी। तो डायरेक्शन निकालना बड़ा आसान है। आप चार्ज को जिस भी पॉइंट पर आपने रखा है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। तो Q1 चार्ज जो कि पॉजिटिव है उस पे फोर्स की डायरेक्शन इस लाइन के टेंजेंट है। मान लो आपने एक दूसरा चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे रख दिया, तो अगर आपने Q2 चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे रख दिया और आप इस पर फोर्स देखना चाह रहे हो तो कैसे पता चलेगा? हम जिस पॉइंट पर जिस लाइन के जिस पॉइंट पर चार्ज को रख रहे हैं उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट इस अलोंग जा रही है, इस डायरेक्शन के अलोंग जा रही है, तो टेंजेंट इस डायरेक्शन के अलोंग जा रही है, तो हम लोग बोल देंगे कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, अब कोई बच्चा ये आर्गुमेंट कह सकता है कि सर इलेक्ट्रिक आप टेंजेंट बना रहे हो, टेंजेंट तो इधर भी बन सकती थी, तो हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि फोर्स इधर है? तो एक्चुअल में आपको टेंजेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है उसकी तरफ बनानी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे ऊपर की तरफ जा रही है तो आप टेंजेंट भी ऊपर की तरफ बनाओगे। अगर ये नीचे की तरफ आती तो आप नीचे की तरफ बनाते। एंड अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पॉजिटिव चार्ज पर टेंजेंट की डायरेक्शन में दरअसल में फोर्स की डायरेक्शन होगी, बट नेगेटिव चार्ज पे ये फोर्स जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर जस्ट उल्टा है। तो नेगेटिव चार्ज पे जब आप फोर्स निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन जो टेंजेंट की डायरेक्शन है उससे उल्टा आएगा। जैसे ये नेगेटिव चार्ज रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रही है, तो आप टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट तो पूरी ये ड्रॉ हो सकती है। अब ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, पर नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो उससे अपोजिट लगेगा। ठीक है, और ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई थी कि मेरे बच्चे, अगर मान लो आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QE, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। वही चीज यहां पर हो रही है। बट अभी तक हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते थे उसे एकदम सीधा बनाते थे। यहां पर आपको ये बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी अगर कर्व भी हो गई तो भी अगर आपको उसके किसी भी पॉइंट पर कोई चार्ज रखने पर फोर्स निकालना है तो आप बस उस पॉइंट चार्ज पर ये देखो उस लाइन पर टेंजेंट कहां आ रहा है या उस कर्व पर टेंजेंट कहां आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व की डायरेक्शन में ही होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स आने वाला है वो कर्व की टेंजेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इससे हमें फायदा क्या मिलेगा? इससे हमें पता चल जाएगा कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कहीं पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो उस पर फोर्स लगातार कहां लगेगा और वो मूव किस डायरेक्शन में करेगा। और हमें कई बार इसकी जरूरत भी पड़ती है मोशन ऑफ चार्जेस को स्टडी करने के लिए। तो ये आइडिया भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कैसे ये कनेक्शन आप बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज रख दिया आपने। तो आई एम प्रीटी मच श्योर यहां तक ये आइडिया भी आप लोगों को क्लियर है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी चार्ज सिस्टम में कहां पर स्ट्रॉन्ग है और कहां पर वीक है, तो उसको चेक करने का आइडिया बड़ा सिंपल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे यहां पर कुछ चार्जेस बने हुए हैं, तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस 2q और ये प्लस 3q है। आप नोटिस करो जब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कराया गया है तो प्लस 3q में बहुत ज्यादा लाइंस बनाई गई हैं, प्लस 2q में कम बनाई गई हैं और प्लस q में उससे भी कम बनाई गई हैं। ऐसा क्यों? ताकि हम आराम से डिफरेंशिएट कर पाए कि जो पॉजिटिव 3q चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है ये बात हम पिक्चर में कैसे देखेंगे
जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल रही हैं, उतनी ही ज्यादा इसकी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है स्ट्रांग होगी। इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कम है, इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम है। यानी हम एरो के नंबर से डिसाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर से डिसाइड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा और कहां पर कम है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं, मान लो मैंने यहां पर एक सर्कुलर रीजन लिया, मान लो मैंने यहां पर एक सर्कुलर रीजन लिया और ऐसा ही सर्कुलर रीजन मैंने यहां पर ले लिया एग्जैक्ट सेम साइज का, और मैंने पूछा बताओ इन दोनों रीजन में से किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। तो आप बड़े सिंपल तरीके से क्या बोलोगे कि इस सर्कुलर रीजन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो इसका मतलब है यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है। इस सर्कुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम है। मतलब दरअसल में ये जो आइडिया बताया गया है ये इस वजह से बताया गया है कि आप पिक्चर में देखकर डिसाइड कर सको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीक है। जहां पर एक सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर कम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। मतलब सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस को देखकर आप लगभग डिसाइड कर लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर स्ट्रांग और कहां पर वीक है। एग्जैक्टली कितना है ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको यह जरूर पता चल जाएगा कहां ज्यादा है और कहां कम है, और यही पता करना हमारे लिए सबसे पहली सीढ़ी है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट पकड़ में आ गए होंगे। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाहे आप कितने भी ज्यादा चार्जेस का सिस्टम बना लो, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, मान लो उसका बिहेवियर है, ठीक है, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये उनका बिहेवियर है। अब इस बिहेवियर को हम चाहें तो एक टेस्ट से चेक कर सकते हैं। कौन सा टेस्ट लगाएंगे? टेस्ट हम सबसे पहला वाला लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हमने कोई पॉइंट चार्ज रखा तो उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टैंजेंट के अलोंग लगता है अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टैंजेंट के जस्ट अपोजिट लगेगा। ठीक है, हम इस बात की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि क्यों कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती। तो हम लोग एक्चुअल में इस बात की प्रूविंग ना कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। जैसे नहीं वो आप 9th क्लास में करते थे कि प्रूफ करो स्क्वायर रूट 2 दरअसल में एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते थे, हम उसको रैशनल मान लेते थे, क्योंकि अगर हम उसे रैशनल मानेंगे तो उसे फिर रैशनल की हर प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते थे, यहां पर भी ये बात हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अगर कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये बात कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करने के लिए हम ऐसा मानेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो एक दूसरे को कट कर ले रही हैं। तो हमने ये एक ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 जो इस तरह से आ रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 है और ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। अब हमने मान लिया कि हाँ भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर सकती हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी जो पीछे वाली प्रॉपर्टी है वो भी अभी भी ट्रू होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पर जहां इंटरसेक्शन है यहां पर मान लो पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया। अब अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया यहां पर, तो जरा नोटिस करो इस पे फोर्स कहां कहां लगेगा। अब अगर हमने पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स देखना है तो हम इन कर्व के टेंजेंट के अलोंग इस पर लगने वाला फोर्स देखेंगे। तो एक्चुअल में इस पॉजिटिव चार्ज पर इस लाइन के अलोंग जो फोर्स लगेगा, या इस जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने बनाई है इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस टेंजेंट के अलोंग लगेगा, पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस टेंजेंट के अलोंग लगेगा। यानी हमारे चार्ज पर एक ही टाइम पर, ठीक है, नेट फोर्स दो अलग अलग जगह लग रहा है, नेट फोर्स दो अलग अलग जगह लग रहा है। यार एक पॉइंट पर नेट फोर्स एक ही जगह लग सकता है। जैसे मान लो अगर एक बॉडी रखी है और उसको चार लोग भी खींच रहे हैं तो भी नेट फोर्स तो किसी एक ही डायरेक्शन में होगा ना। कि अगर एक बॉडी रखी है, एक बॉडी इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो नेट फोर्स तो इधर ही लग रहा है 10 न्यूटन का। यानी नेट फोर्स तो बॉडी पर एक ही जगह लग सकता है, पर अगर हमने ऐसा बनाया तो ये बोल रहा है कि नेट फोर्स बॉडी पर दो अलग अलग जगह लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो अलग अलग जगह है, और एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स एक बॉडी पर दरअसल में अलग अलग जगह नहीं लग सकता। नेट फोर्स एक ही जगह लग सकता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जगह लग सकती है। तो इसका मतलब है यहां तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, और यहां गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कॉन्ट्राडिक्शन जो माना था वो गलत माना था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं।
तो इस बात से प्रूव होता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। स्पेशली ये तीनों प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पर उतनी ज्यादा स्ट्रांग है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने उस पर आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके दिया है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने को। जैसे मैंने आपको ये वाला केस लिया था, ये वाले केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को आ सकता है, ऐसे एम्प्टी वो बना देंगे, कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो आपको आना चाहिए कि कैसे ड्रॉ होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो आई एम प्रीटी श्योर यहां तक ये आइडिया आप लोगों को पकड़ में आए हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो ये जो वर्ड फ्लक्स है ये आपने पहले भी सुना होगा, ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो फ्लक्स वर्ड का जो जनरल आइडिया होता है, ठीक है, फ्लक्स वर्ड का जनरल आइडिया जो होता है मेरे बच्चे, वो ये होता है कि कोई भी चीज एक गिवन एरिया से कितना पास हो रही है। एक गिवन एरिया से अगर कोई चीज ज्यादा पास होगी तो हम बोलेंगे उसका फ्लक्स ज्यादा है, अगर एक गिवन एरिया से कोई चीज कम पास होगी तो हम बोलेंगे उसका फ्लक्स कम है। तो फ्लक्स वर्ड आप इन जनरल किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, और बस फ्लक्स जिस नाम के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे मान लो अगर वाटर फ्लक्स लिखा है तो वाटर फ्लक्स का मतलब है एक गिवन एरिया से कितना वाटर पास हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है इसका मतलब है गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा है इसका मतलब है गिवन एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो फ्लक्स का मतलब है कि गिवन एरिया से कोई चीज कितना निकल रही है, और अगर फ्लक्स ज्यादा होगा तो वो चीज ज्यादा निकल रही होगी, और वो फ्लक्स कम है तो वो चीज कम निकल रही होगी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मुझे उम्मीद है इंट्यूटिव आइडिया तो मिल गया होगा। इंट्यूटिव आइडिया का मतलब आपको दिमाग में बन रहा होगा कि एक गिवन एरिया होगा, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास होगी तो कम होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया क्लियर हो रहा है। तो यही बात यहां पर आगे भी लिखी हुई है मेरे बच्चे, कि दरअसल में फ्लक्स का आइडिया तो पता चल गया कि गिवन एरिया में से कोई चीज कितना पास हो रही है। तो जब हम बात करेंगे दरअसल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करने में हेल्प करेगा गिवन एरिया में से। पर एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लो ये हमने कोई एरिया लिया है, और ये जो ग्रीन कलर की एरोज आपको दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो जब मैंने इस एरिया को एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा है, तो देखो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में से पास हो रही है। और अब की बार दूसरे केस में मैंने बस इस एरिया को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अब इसके टेढ़ा करते यानी देखा मैंने इसका टोटल एरिया तो चेंज नहीं करा होगा भाई, अगर मान लो ये सर्किल था तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर रहा होगा, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, और आर भी सेम है, तो एरिया सेम है। लेकिन अब की बार मैंने इसको थोड़ा सा झुका दिया, और झुकाने पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पुराने वाले केस के बराबर पास नहीं हो रही, क्योंकि अब इस एरिया में से देखो ऊपर वाली लाइन पास नहीं हो रही, इस एरिया में से ऊपर वाली लाइन पास हो रही है जब ये परपेंडिकुलर रखा है, लेकिन जब एरिया को हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो इस एरिया में से अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। और अगर इसको आप एकदम क्या कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर दो, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी एकदम पैरेलल कर लो, अब इससे तो एक भी लाइन पास नहीं हो रही, ये इसको ग्रेज करते हुए निकल जाएगी। हम ऐसा मान रहे हैं कि जो हमने एरिया लिया इसकी थिकनेस बहुत कम है, मतलब आपने मान लो एक पेपर का, आप ऐसे इमेजिन करो आपने ऐसे एक पेपर लिया है और इस पेपर में से एक सर्किल काट लिया है, और उस सर्किल को आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग रख दिया है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अब मैंने पेपर को अपने उंगलियों के बीच में से ले दिया, तो अब ये एरिया मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इसके बीच में से पास ही नहीं हो पा रही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इसके बीच में से पास ही नहीं हो पा रही तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इसमें बीच में से पास ही नहीं हो पा रही, इसका मतलब है इस सिचुएशन में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा ही नहीं रही, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं जा रहा होगा। अगर किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही इसका मतलब फ्लक्स भी नहीं जा रहा, यानी फ्लक्स वहां पर जीरो। तो आपको ये दरअसल में इस डेमोन्स्ट्रेशन से मैं ये समझाना चाहता हूं कि भले चाहे एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर ही रहें, लेकिन एरिया आपने जो लिया है वो किस एंगल पर है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उससे भी उस एरिया में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। यानी एरिया आपने कैसे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ
ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा। अब ये चीज मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे निकालने के लिए मेरे बच्चे हमें एक टर्म पढ़ना पड़ता है जिसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब देखो, हम सबको पता है कि एरिया की स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अपने कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए यहां पर मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें एरिया वेक्टर को समझना होगा। बहुत सिंपल सा होता है एरिया वेक्टर। तो एरिया तो आपको पता है, एरिया अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। तो जैसे मान लो ये एक ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस का मतलब क्या, जैसे अब मैंने ये पेपर लिया, तो ये पेपर एक ओपन सरफेस है क्योंकि इसमें इधर भी सरफेस है और इधर भी सरफेस है। एक मिनट देना यार, कहां गया ना, आ गया ठीक है। अब अगर ये ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस का मतलब क्या है, देखो इसमें इधर भी सरफेस है इधर भी सरफेस है। तो एक ओपन सरफेस में ना दो जगह सरफेस होती है। तो अब इस सरफेस का एरिया तो निकाल सकते हो, जैसे मान लो अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया निकाल सकते हो, और ये एरिया स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन हमें एरिया का वेक्टर बनाना है। तो बहुत सोच समझ के हमारे साइंटिस्टों ने जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि यार एरिया वेक्टर हमेशा हमें जो एरिया हम ले रहे हैं ना उसके परपेंडिकुलर लेना चाहिए। यानी ये जो पूरा एरिया है, अगर इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा एस है तो एरिया वेक्टर इस पूरे एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो आपने इस एरिया के परपेंडिकुलर एक एरिया ले लिया, मतलब इस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बना दिया। तो ये जो वेक्टर बनाया है, इस वेक्टर को ही हम लोग बोल देंगे एरिया वेक्टर। यानी एरिया वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड तो उस एरिया का ही लेना है जिसका वेक्टर आपको चाहिए, और डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लेनी है। पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी है, जैसे मान लो हमें पता है इस पेपर का एरिया, चलो ऐसे फोल्ड कर लेता हूं मैं, इस पेपर का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ आने वाला है। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो अपने को पता है, पर वेक्टर में डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इस एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, तो अगर ये एरिया हमने ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टल, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी ऊपर की तरफ। तो ये डायरेक्शन हो गई इस एरिया के परपेंडिकुलर या नॉर्मल, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा जितना ये एरिया है। तो किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर अगर बनाना है तो क्या करोगे, एरिया जो है उसका मैग्नीट्यूड ले लो और उस सरफेस के परपेंडिकुलर आप एक वेक्टर की डायरेक्शन ले लो। तो आप इस पूरी डायरेक्शन में जब एरिया ले लोगे तो इसे बोलोगे एरिया वेक्टर। पर क्योंकि ये सरफेस ओपन है तो आप में से कई समझदार बच्चे सोच पा रहे होंगे कि सर अगर इस सरफेस के नॉर्मल ही वेक्टर लेना है तो ऊपर लेने की बजाय नीचे ले लें हम। तो अगर हमने नीचे वेक्टर ले लिया तो भी तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इनमें से सही कौन सा है डायरेक्शन, तो जवाब है मेरे बच्चे दोनों डायरेक्शन सही है। एक ओपन सरफेस के लिए आप जो परपेंडिकुलर देख सकते हो सरफेस के, वो दो डायरेक्शन में हो सकता है। तो एक ओपन सरफेस के दो एरिया वेक्टर होते हैं, किस डायरेक्शन में और एक उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। पर मोस्टली जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर काम करेंगे तो कई बार हम काम करेंगे क्लोज सरफेस के साथ, और क्लोज सरफेस में एक ही एरिया वेक्टर होता है। तो पहले तो अपने दिमाग में एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कि क्लोज सरफेस होती क्या है। तो इमेजिन करो अगर आपके पास मेटल की एक सॉलिड बॉल है। सॉलिड का मतलब उसमें सब जगह मेटल है। जैसे प्लास्टिक की बॉल ना अंदर से खोखली होती है, वैसी नहीं है। कॉर्क की जैसे लेदर की बॉल होती है, अंदर एकदम पूरी सॉलिड होती है। ऐसे ही सोचो मेटल की एक सॉलिड बॉल है, उसमें अंदर तक उसके एकदम लास्ट सेंटर पॉइंट तक मेटल भरा हुआ है। तो जब कभी भी आपके पास एक ऐसी बॉडी होगी तो ऐसी बॉडी को माना जाएगा, ऐसी बॉडी की जो सरफेस होगी आखिरी सरफेस, इसे माना जाएगा क्लोज सरफेस। क्योंकि इसमें सिर्फ बाहर बाहर सरफेस है, अंदर तो सब जगह मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ऐसी सरफेस को हम लोग यहां पर अपने सिलेबस में मानेंगे क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस तो सिर्फ बाहर बाहर है, तो अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर निकालना तो इसका एरिया वेक्टर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आएगा। कैसे निकालोगे, जैसे मान लो आपको ये एरिया वेक्टर निकालना है, इतने छोटे से एरिया का वेक्टर निकालना है, तो आपने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया तो उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। डायरेक्शन कहां होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। और स्फीयर में जितनी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये सारे परपेंडिकुलर उसके दरअसल में सेंटर से जरूर पास होंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो याद रखना क्लोज सरफेस में सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटवर्ड नॉर्मल होता है, यानी इसमें एक ही एरिया वेक्टर होगा। लेकिन जो हमारी ओपन सरफेस होती हैं उनमें दो जगह हो सकता है, दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और मोस्ट केसेस में आपको काम क्लोज सरफेस के साथ करना होगा। तो आई एम प्रीटी मच श्योर एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया है। तो एरिया वेक्टर अगर आपको लिखना है तो इसका फॉर्मूला होगा एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप, जहां पर एन कैप दरअसल में नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर
आउटवर्ड फ्रॉम सरफेस, सरफेस से बाहर की तरफ। आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया आप लोगों को पकड़ में आ रहा है। ये मतलब ऐसे मैंने नाम बोल दिया है, एन कैप का मतलब क्या है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो सरफेस से बाहर की तरफ नॉर्मल की डायरेक्शन में हो, तो ये हमें ले लेना है। आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया पकड़ में आ रहा है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया वेक्टर हमें समझ में आ गया। दूसरी बात हमें ये समझ में आई कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर मैं एरिया को किसी और टेढ़े मेढ़े एंगल पे रख दूंगा तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो डिफरेंट हो जाएंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी गिवन एरिया में से कितनी पास होती है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और एरिया हमने कैसे रखा हुआ है इस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम निकालना चाहें तो किसी भी एरिया को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक सर्टेन एंगल पे रख दोगे, जैसे मान लो ये एरिया आपने थोड़ा सा झुका कर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस एरिया को पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एकदम सीधे सीधे जा रही है। लेकिन इस एरिया का अगर हम एरिया वेक्टर निकालें तो इस एरिया का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। और अगर आपने मेरे बच्चे कोई एरिया वर्टिकल रखने की बजाय थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया तो नोटिस कर रहे हैं इसका जो नॉर्मल होगा वो भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अगर आपने एरिया ऐसे पकड़ लेता हूं, ठीक है, अगर आपने एरिया को कैसे लिया, अगर आपने एरिया को थोड़ा टेढ़ा रखा, मतलब ये सीधा था तो इसका नॉर्मल ऐसे था, अब ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, अगर आपने इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो एरिया वेक्टर भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ये इसी के साथ घूम जाएगा। तो अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि अगर आपने इस पर्टिकुलर सरफेस को थोड़ा सा झुका कर रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर जाएगा यानी जो एरिया वेक्टर जाएगा वो एरिया वेक्टर खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाएगा, और इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा। ये थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में है, और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया के। अब दरअसल में बाय डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और बाय डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है वो दरअसल में डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो हमें दरअसल में अगर ये इस पर्टिकुलर एरिया से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है अगर वो निकालना है, जिसे हम फाई से बोलेंगे, या फाई ई बोल दो ज्यादा बेटर है, फाई ई आपको याद रहेगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वेक्टर है वो डॉट एरिया वेक्टर। बाकी मेरे बच्चे आप लोगों को पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड और इनके बीच में एंगल के कॉस थीटा का प्रोडक्ट। तो इस तरह से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, दो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाला वेक्टर, एक पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमें वो एरिया वेक्टर पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये डेफिनेशन है, और ये वेक्टर के फॉर्म में इसका फॉर्मूला है और ये इसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें तब इस्तेमाल करना है जब हमें थीटा पता हो, ये फॉर्मूला हमें तब इस्तेमाल करना है जब दोनों वेक्टर हमें पता हो। ठीक है, अब आई एम प्रीटी मच श्योर है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वगैरह निकालना आप सबको आता होगा। ऐसा मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसे डॉट प्रोडक्ट वगैरह निकालना नहीं आता है। ठीक है, और अगर आता है तो पहले वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जरूर पढ़ लेना, क्लास 11 में आपने सीखे होंगे। ठीक है, चलो तो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं और ये समझते हैं कि क्या हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया है या नहीं, और उसका फॉर्मूला हमें समझ में आया है या नहीं। तो एक मिनट के लिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप अपने आप से देखो, इसे करने की कोशिश करो। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दी गई है कितनी है, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है टू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स। आपको सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड दे रखा है 20 यूनिट, लेकिन ये सरफेस वाईजेड प्लेन में रखा है, ये सरफेस वाईजेड प्लेन में रखा है। अब दरअसल में मैं एक बात बताऊं, कई सारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो तो समझ जाएंगे, सरफेस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएंगे कि यार वाईजेड प्लेन का मतलब क्या है, ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है। पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला सही से पढ़ा है तो आप समझ जाओगे कि ये वाईजेड प्लेन की इंफॉर्मेशन क्यों दी है। दरअसल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ हमें एरिया वेक्टर भी चाहिए। अब यहां पर हमें एरिया का मैग्नीट्यूड तो दिया है बट इसकी डायरेक्शन कहीं भी नहीं दी है। हाँ, हमें यह जरूर पता है कि किसी भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन गिवन एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो यही बात समझने के लिए या यही बात निकालने के लिए
कि हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, हमें यह बात बताई गई है कि दरअसल में एरिया कौन से प्लेन में रखा है, एरिया रखा है वाई जेड प्लेन में। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि वाई जेड प्लेन क्या होता है, पहले फटाफट देख लो कि जैसे मान लो मेरे बच्चे, अगर मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस ली और ये वाई एक्सिस ली, तो एक्स वाई जेड जो एक्सिस होती है राइट हैंड पाम रूल को फॉलो करती हैं। तो जेड की डायरेक्शन अगर कभी भी निकालनी है तो एक्स की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रखो और इस तरह से कि जो हमारे हाथ की हथेली है वो वाई की तरफ रहे। तो हमारे हाथ की हथेली वाई की तरफ रहनी चाहिए, वाई ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ रहेगी, और आप एक्स से वाई की तरफ अपनी हथेली को घुमाओ। तो थंब की डायरेक्शन हमें जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताती है। तो जेड एक्स थंब की डायरेक्शन कहां आ रही है, बाहर आ रही है, तो जेड एक्सिस ऐसे बाहर आनी चाहिए। पर हम बाहर प्लेन के बाहर एक मतलब स्क्रीन के बाहर एक लाइन कैसे बनाए भाई, बड़ा मुश्किल है, आप इमेजिन कर सकते हो, पर अगर हमें बनानी है तो हम ऐसे बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। अब वाई जेड प्लेन का मतलब क्या है कि वाई और जेड एक्सिस को मिलाकर जो प्लेन बनेगा वो प्लेन, यानी हम ऐसे प्लेन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो एरिया है वो वाई जेड प्लेन में रखा है, यानी ये हमारा एरिया है मेरे बच्चे, जिसका मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट्स, और ये वाई जेड प्लेन में रखा है। तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, समझदार बच्चे अब समझ ही गए होंगे यार, इसका एरिया वेक्टर इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर हमारा वाई जेड प्लेन दरअसल में इस तरह से है, वाई जेड प्लेन अगर हमारा, एक्चुअल में वाई जेड प्लेन कहां निकलना चाहिए, बाहर और अंदर की तरफ, स्क्रीन में बाहर और अंदर की तरफ ऐसे, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो किसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरे बच्चे एक्स की डायरेक्शन में। ठीक है, वो कहां आ रहा है, वो आ रहा है एक्स की डायरेक्शन में। आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोगों को बड़े आराम से दिख रहा होगा। तो अब अगर ये एक्स की डायरेक्शन में आ रहा है तो मैं एरिया वेक्टर अगर लिखना चाहूं तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर लिखने के लिए दो चीजें चाहिए अपने को, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अपनी बुद्धि का संपूर्ण इस्तेमाल करते हुए आप ये पकड़ चुके होंगे। डायरेक्शन के साथ हमें दिक्कत थी, तो डायरेक्शन हमने इस आइडिया से निकाली कि वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन है। अब एक्स डायरेक्शन को हम बोलते क्या है, आई कैप, तो आप इस मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप का एरिया वेक्टर मिल गया। अब मेरे बच्चे आपको एरिया वेक्टर भी मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी मिल गया, फ्लक्स निकालना है। तो सोल्यूशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आप चाहे फाई बोलो चाहे फाई ई बोलो, दोनों का मतलब सेम रहेगा, वो आ जाएगा। कुछ आलसी लोग मेरी तरह सिर्फ फाई लिख देंगे, कभी कभी फाई ई लिखा होगा। अगर मेरा मन कम आलस, मतलब मैं अगर किसी दिन कम आलसी हूं तो फाई ई लिख दूंगा, ज्यादा आलसी तो फाई लिख दूंगा। आप भावनाओं को समझ जाना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी दे रखी है, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है मेरे बच्चे 20i कैप का। अब डॉट प्रोडक्ट आपको आई जे के कैप में आना चाहिए लेना, और आई जे के कैप का डॉट प्रोडक्ट का रूल बोलता है कि आई और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जे और आई का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, के और आई का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यानी डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई आई से मल्टीप्लाई होते हैं, जे जे से और के से। तो यहां पर बस आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 120। अब अगर फ्लक्स की यूनिट के बारे में बात करें तो देखो, फ्लक्स दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहां पर आप बोल दो इसकी जो फ्लक्स की यूनिट आने वाली है, अगर मान लो ये हमें एसआई यूनिट्स में दिया होता तो उसी की यूनिट के अकॉर्डिंग आ जाता, बट अभी यूनिट हमें नहीं पता है तो अभी कोई यूनिट नहीं रख रहे हम बस वैल्यू रख दे रहे हैं। यूनिट अगर हमें दी होती कि मान लो ये दे दिया होता कि ये न्यूटन पर कूलम में है और हमें बोल दिया होता ये मीटर में है, तो पक्का इसकी यूनिट आती न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आई एम प्रीटी मच श्योर मेरी बात आप लोगों को पकड़ में आ रही होगी, इस बात को समझने में मेरे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकाल रहे हो समझ में आ रहा है। हाँ, जिन बच्चों ने ध्यान से लेक्चर सुना होगा उनके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि ये तो एक ओपन सरफेस थी, तो ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर तो पीछे भी हो सकता था, तो हमने वो क्यों नहीं लिया। तो मेरे बच्चे आप वो भी ले सकते हो और ये पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हो कि एरिया, आप ये क्वेश्चन में बोल देना क्योंकि क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, तो आप ये क्वेश्चन में बोल देना कि एरिया वेक्टर ओपन सरफेस की वजह से दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर हम लोगों ने प्लस आई कैप वाली डायरेक्शन ली तो ये फ्लक्स आएगा, माइनस आई कैप वाली लोगे तो इसका जस्ट नेगेटिव आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझने में किसी भी मेरी जनता को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप सब्जेक्टिव है तो दोनों चीजें बोलकर आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं अपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि अगर मान लो एक क्लोज सरफेस दे रखी है
तो एक क्लोज सरफेस अगर आड़ी टेढ़ी सी है तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो एक क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना कैसे होता है वो समझते हैं। उसके लिए पहले एक बात समझो, जैसे मान लो ये आड़ी टेढ़ी सी क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब पहले अपने दिमाग में इमेजिन करो, ये दिख तो 2D फिगर रहा है पर 2D नहीं है, 3D है। मान लो कोई आड़ा टेढ़ा सा ब्लॉब है मेटल का, ठीक है। ब्लॉब का मतलब आड़ा टेढ़ा सा कोई टुकड़ा है। जैसे नहीं आपने देखे होंगे मीटरॉइड्स वगैरह होते हैं, वो नहीं मतलब आप मतलब स्पेसशिप वाली मूवीज, मार्वल की मूवीज वगैरह में देखते हो कि वो आड़ा टेढ़ा एक शेप गिर गया है क्या नाम है स्पेस से। तो ऐसा ही कोई मान लो आला टेढ़ा सा मेटल का कोई ब्लॉब है, वो ऐसा रखा हुआ है और उसे हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ी आड़ी टेढ़ी सी है, रैंडमली कहीं पर भी जा रही है। अब मेटल का ब्लॉब भी आड़ा टेढ़ा सा है, तो इसमें जो एरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एरिया हर जगह अलग अलग होगा ना। जैसे मान लो अगर आपने यहां वाले एरिया के बारे में बात करी तो इस एरिया का वेक्टर कहीं यहां जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहीं यहां जा रहा है, तो यहां पर एंगल अलग आएगा। बट अगर आपने यही चीज यहां पर ले ली तो इसका एरिया वेक्टर कहीं यहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं जाएगी। तो यहां पर इस आड़े टेढ़े से ब्लॉक पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बार बार बदल रही है और दरअसल में एरिया वेक्टर भी बार बार बदल रहा है। तो यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बार बार अगर चेंज हो रहे हैं, तो अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना है तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए मुझे यहां पर हेल्प लेनी पड़ेगी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की हेल्प कैसे लेंगे? आइडिया बड़ा सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉब के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया मान लेंगे डी ए वेक्टर, और उस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो देख ली हमने, तो वो ये आ रही है। इन दोनों के बीच में एंगल मान लो थीटा है। तो ये जो छोटा सा फ्लक्स है डी फाई, ये हम निकाल सकते हैं। डी फाई का मतलब वो फ्लक्स जो इतने छोटे से एरिया से जा रहा है। अब ये डी फाई हमारा हो जाएगा मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, पता नहीं आपको ये रेड कलर दिखाई दे रहा होगा या नहीं, थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो डी फाई आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए। अब अगर मुझे इस पूरे ब्लॉब से निकालना है, तो जितने बच्चों ने प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर ले रखे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने ब्लॉब पे ऐसे छोटा सा एलिमेंटल एरिया का फ्लक्स निकाल लिया है, तो ऐसे एलिमेंटल एरिया सब जगह निकाल लो और सबका सम कर दो। और सबका सम करने का मतलब है यहां पर ऐसे कितने एरिया ले सकते हो? इनफाइनाइट एरिया। इनफाइनाइट एरिया का सम करने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। भाई ये ऐसा ही एरिया इसके बगल में यहां भी मान सकते हो, यहां भी मान सकते हो, यहां भी मान सकते हो, तो ऐसे सारे एरिया का फ्लक्स ऐड करके तो टोटल फ्लक्स निकलेगा। तो ऐसे कितने एरिया होंगे? बहुत सारे, बहुत सारे एरिया है। तो एक्चुअल में आप इस पूरे d5 को इंटीग्रेट कर दो इस पूरे एरिया पर, यानी इस पूरे पर इस पूरे एरिया पर इंटीग्रेट करना है तो आपको एरिया इंटीग्रल लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एरिया इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अब एरिया इंटीग्रल क्या होता है मैं आपको एक बात बता दूं, जो पूरे एरिया पर आप लोगे उसे एरिया इंटीग्रल बोल दोगे, सिंपल सी बात। पर एरिया इंटीग्रेशन करने का जो तरीका होता है काफी डिफरेंट होता है, और इसको इंटीग्रेट कराने की जो मैथ है ये आप क्लास 11-12 में नहीं पढ़ते हो। तो इसका मतलब है आपको ये जो पूरा सरफेस एरिया इंटीग्रेशन इन डेप्थ होता है ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नॉर्मल आपको इंटीग्रेशन आते हैं उसी की हेल्प से ये सॉल्व हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई सारे मेरे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इंटीग्रेशन का सिंबल ये देखने की आदत है, पहली बार आप इस पे ऐसे सर्किल लगा देख रहे हो। दरअसल में ये थोड़ा सा हायर मैथ का कॉन्सेप्ट है कि कभी भी इंटीग्रल के सिंबल पर ऐसा सर्किल अगर लगा आ जाए तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि यहां पर हम इस पूरी सरफेस पर ऐसे छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और एक नॉर्मल अगर ये साइन बना होता है तो इसका मतलब होता है लाइन इंटीग्रल। तो यहां पर लाइन इंटीग्रल की बजाय हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, इसलिए सिंबल बनाया है। इसकी मैथ थोड़ी सी अलग होती है, पर मैं आपको बता दूं अपने सिलेबस में हमें बस इंट्रोड्यूस कराया जाता है सरफेस इंटीग्रल से। हमें इसे कभी कैलकुलेट मतलब स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में तो कभी नहीं कैलकुलेट करना होगा, और जेई मेंस में भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू ऑलमोस्ट 0 रहती है। जेई एडवांस में थोड़ा सा आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जेई एडवांस में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके लिए हम अलग से प्रिपेयर इसको कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल कैसे करा जाता है, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग इसे टच नहीं करेंगे, इसे आप नॉर्मल इंटीग्रल की तरह ही सॉल्व करोगे। बाकी यार आपको ध्यान से देखना है, यहां पर ई डॉट डी ए है, तो ई डॉट डी ए को चाहो तो आप सॉल्व कर लो ई डी ए कॉस थीटा के साथ, और अगर आप ई डी ए कॉस थीटा लगाओगे तो कॉस थीटा में थीटा क्या है, तो हम लोगों ने अपनी क्लोज सरफेस के ऊपर जो एरिया वेक्टर अज्यूम करा है जो उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगा, और उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, और उसी थीटा का हमें यहां पर कॉस अज्यूम करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं।
इंटीग्रेट करके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्लोज सरफेस से भी निकालना आ गया, ओपन सरफेस से भी निकालना आ गया। ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर चेंज ना हो रहे। जैसे यहां पर देखो एरिया चेंज नहीं हो रहा, इस रेक्टेंगल का जितना एरिया आना था आ गया, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर है वो बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलग अलग एंगल नहीं बना रहा था, पर ऐसी आड़ी टेढ़ी सरफेस में वो एरिया वेक्टर भी बदलेगा और अपनी डायरेक्शन भी बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहां पर हमें मजबूरी में इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग सिचुएशन में निकालना सीखते हैं और इसी की हेल्प से हम लोग गाउस लॉ भी अप्लाई करना मेरे बच्चे सीखेंगे। तो पहले हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? तो जैसे मान लो एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है जो स्पेस में कहीं पर रखा हुआ है। अब हमें इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम दरअसल में एक रीजन अज्यूम करेंगे। हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है ये एक चारों तरफ से एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस से घिरा हुआ है। मैंने क्या बोला? हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस से घिरा हुआ है और हम इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये निकालना चाहते हैं। तो एक्चुअली में ये बात अपने आप में थोड़ी सी अधूरी है कि जब ये बात लिखी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय अ पॉइंट चार्ज, हमें एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय अ पॉइंट चार्ज निकालना है जब ये पॉइंट चार्ज एक स्फेरिकल बॉडी से सराउंडेड है। ये हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? तो ये स्फेरिकल बॉडी से सराउंडेड है तो हमने इस स्फेरिकल बॉडी पर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कट कर लिया, वो एरिया है डीए वेक्टर। अच्छा, अब एक और बात, इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हमें पता है अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे नॉर्मली आउटवर्ड जाती है। यानी इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही होगी, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही होगी। ये जो लाइनें बनी है ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बनी हुई हैं। तो अब जरा नोटिस करो, डीए भी इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ऊपर जा रही है। अब ये बात हमें कैसे पता चली? क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे नॉर्मली एकदम बाहर की तरफ जाती है। कुछ ऐसे दिखता है मेरे बच्चे, अगर आपको ना पता हो तो ऐसे देखो, जैसे ये हर एक लाइन जो बाहर की तरफ आ रही है, आप ऐसा मान सकते हो कि इस स्फीयर के सेंटर पर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उसकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आ रही होंगी। तो जरा नोटिस करो, ये हर पॉइंट सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है अपनी जगह पर, चाहे वो कहीं पर भी हो। जहां पर भी होगा वो उस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आती है एक पॉइंट चार्ज से स्फेरिकल रीजन में, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर बाहर आती है। और एरिया वेक्टर अगर यहां पे लेना है तो एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर ही बाहर आएगा। यानी हम दरअसल में इस पूरे स्फीयर पर कहीं पर भी अगर एक छोटा सा एरिया काटे तो उस जगह पर एरिया वेक्टर भी इस पूरी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन भी इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब अगर ये दोनों चीजें सरफेस के परपेंडिकुलर है तो आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। देखो, जैसे अगर एक सरफेस ये रखी है, अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो भी इसके परपेंडिकुलर है। तो यार दोनों चीजें अगर परपेंडिकुलर हो गई इसके, तो ये दोनों चीजें आपस में पैरेलल हो जाएंगी ना। अब ये बात मैं इतना एम्फसाइज करके क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको यहां पर जो ज्योमेट्री अप्लाई हो रही है वो पकड़ में आए और दूसरी ये बात समझ में आए मेरे बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हो गए तो इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर मेरे बच्चे लिया कि ये जो हमने इस एरिया लिया था ये वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है, तो हम बोल देंगे सिंस ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर जो थीटा होगा वो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा, अगर कॉस 0 लोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये सब कहानी हम कर क्यों रहे हैं? हमसे तो फ्लक्स पूछा था। यार मेरे बच्चे, आपको याद होगा अगर एक क्लोज सरफेस आपने अज्यूम करी है तो इस क्लोज सरफेस से अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन की हेल्प पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन में आपको ये थीटा भी पता होना चाहिए, डी भी पता होना चाहिए और ई भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने थीटा निकाल लिया। सबसे पहले थीटा निकालने के लिए सारा हमें दिमाग लगाना पड़ा कि कौन सी चीज कहां है, ये कोई बताएगा नहीं। क्योंकि अब आपसे उम्मीद करी जाती है, इतनी तो आपने फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ ली है कि आपके दिमाग में इतना इनफ
डेटा हो चुका है कि अपने आप से आप ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हो। अब मेरे बच्चे फटाफट अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि यहां पर एक क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब जरा नोटिस करना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम यहां पर ये कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि देखो ये एक स्फेरिकल बॉडी है ना। अब अगर ये स्फेरिकल बॉडी है तो इसका हर पॉइंट स्फीयर के सरफेस का हर पॉइंट सेंटर पर रखे चार्ज से बराबर डिस्टेंस पर होगा, आर पर, और एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब तुम इस स्फेरिकल बॉडी पर तुम पॉइंट कहीं पर भी अज्यूम कर लो, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर। अब एक स्फीयर अगर है तो एक स्फीयर के सरफेस का कोई भी पॉइंट सेंटर से तो रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर ही होगा, यानी सेंटर से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम रहने वाली है, यानी इस पॉइंट की डिस्टेंस भी आर आएगी, इस पॉइंट की डिस्टेंस भी आर आएगी। अब जो बच्चे इसको सर्किल सोचेंगे वो कहेंगे अरे सॉरी ये डिस्टेंस आर कैसे आ सकती है। बेटा स्फीयर सोचो, स्फीयर स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। तो ये पॉइंट दरअसल में सर्किल के अंदर नहीं है, स्फीयर के ऊपर है। जैसे अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट स्फीयर के ऊपर है, तो इसकी सेंटर से इसकी डिस्टेंस, सेंटर कहीं अंदर की तरफ होगा, दिखेगा नहीं, उसकी डिस्टेंस यहां से और इस पॉइंट से बराबर ही तो आएगी, क्योंकि ये स्फीयर के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट है। आई एम श्योर ये इंट्यूटिव आइडिया आपके दिमाग में एक इमेज अच्छी सी बना पा रहा है। जितना ज्यादा बेटर आपके दिमाग में इमेज बनेगी उतना ज्यादा आप समझोगे। और अगर ये बात आपके दिमाग में अगर इमेज नहीं बना पा रही, इसका मतलब है मेरे बच्चे आपको अभी भी पकड़ में नहीं आया। तो एक लास्ट कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की। स्फीयर देखा है ना, क्रिकेट की बॉल देखी है, ठीक है। अब आप चाहो तो क्रिकेट की बॉल अगर आपने देखी है, ठीक है, या बास्केटबॉल देखी है, फुटबॉल देखी है, जो भी आपने बॉल देखी है, उसके सरफेस पर अगर तुम कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट सेंटर से तो बराबर डिस्टेंस पर ही आएंगे, क्योंकि वो स्फेरिकल बॉडी है। तो ऐसे ये जो पॉइंट है ये स्फीयर के ऊपर है, सर्किल नहीं है, ये स्फीयर के ऊपर है। स्फीयर के कोई भी दो पॉइंट सेंटर से तो बराबर डिस्टेंस पे होंगे। अब आप सोच रहे हो यार ये तो हम सर्किल देखा करते थे, तो आप सोच रहे हो सर्किल की सरकमफ्रेंस पे डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए, तो सर्किल के अंदर है, नहीं, ये पूरा स्फीयर है। स्फीयर के बारे में सोचो, स्फीयर पे सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होंगे। आई होप ये बात आपको पकड़ में आ गई हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे यही आने वाली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर पॉइंट पे यही आने वाली है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार बदलेगी नहीं। और हमें पता है इंटीग्रेशन में अगर कोई चीज बदलती नहीं है तो उसे इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हो। तो अगर मैं फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखूं मेरे बच्चे, तो फाई आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं, इनटू टी ए कॉस थीटा को थीटा की जगह रख देंगे 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ले देके हमें इंटीग्रेट करना है बस टी ए को, और जो हमारा ई की वैल्यू है वो है 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमें साथ में लगे हां डीए को इंटीग्रेट करना है। डीए का इंटीग्रेशन का मतलब क्या, कि इस स्फीयर पर ये हमने जो छोटा सा एरिया अज्यूम करा था, ऐसे आप और भी तो बहुत सारे एरिया अज्यूम कर सकते हो, और इन सारे अलग अलग एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसका सम करना है। तो बेसिकली में ये सारे एरिया हमें इंटीग्रेट करने हैं हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो आप जरा सोचो, अगर आपने यहां पर एक एरिया डीए लिया, यहां पर लिया, यहां पर लिया, और सारे एरिया इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट करने का मतलब है सारे एरिया सम कर दे रहे हो। अगर ये सारे एरिया सम करोगे तो बनेगा क्या, तो सारे एरिया अगर सम करोगे तो बनेगा इस पूरे के पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया ना। भाई इसके सारे एरिया आप जो निकाल रहे हो स्फीयर के, सारे एरिया सम करने, तो सारे एरिया छोटे 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 सम कर दोगे तो पूरे स्फीयर का एरिया बनेगा ना। तो बेसिकली में जो इंटीग्रल डीए है, ये इंटीग्रल डीए हमारा स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सिंस इंटीग्रल डीए इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr², सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब ये सब बातें अपने दिमाग से सोचने की, आपको इंटीग्रल डीए चाहिए, डीए को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, डीए को इंटीग्रेट करने का मतलब ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ देना। तो अगर स्फीयर के ऊपर पड़ने वाले सारे छोटे छोटे एरिया जोड़ोगे तो क्या आएगा, पूरे स्फीयर का एरिया आएगा। अब ये बात आपको अपने दिमाग से सोचनी है, ये बात कोई मैथमेटिकल स्टेप आपको नहीं बताएगा। इसीलिए फिजिक्स कई बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि यहां पर सिर्फ फिजिक्स के आपको फॉर्मूले लगाकर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है। भाई वो तो फिर मतलब ज्यादातर बच्चे यही चाहते हैं कि भाई हमें ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें सारा डेटा हमें दिया हो और हमें उसे किस फॉर्मूले में रखना है ये भी दिया हो, कैलकुलेशन हम कर लेंगे।
अरे भाई ये तो फिर कोई भी कर लेगा। इसीलिए फिजिक्स कई बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने के साथ साथ कई जगहों पे खुद मैथमेटिकल अप्रोच भी लगानी होती है, खुद अपनी तरफ से दिमाग लगाना होता है कि हमें करना क्या है। ऐसी चीज यहां पर आई है। अब आई एम प्रीटी मच श्योर, बाकी तो आपके लिए बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो फाई की फाइनल वैल्यू अगर मैं निकालूं तो फाई की फाइनल वैल्यू क्या आ जाने वाली है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा एरिया इंटीग्रेट होकर आएगा 4πr²। तो मेरे समझदार बच्चे जानते हैं कई सारे नंबर इसमें कट पिट रहे हैं, काट पिट देते हैं अपन। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल। तो यहां से फाई की वैल्यू जो अपनी बच रही है, वो फाई की वैल्यू बच रही है Q अपॉन ε0। यानी अगर एक पॉइंट चार्ज हमने लिया है तो उसकी वजह से उसके आसपास के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, अगर उस पॉइंट चार्ज को उस पूरे रीजन ने इनक्लोज कर लिया है तो वो वैल्यू होगी Q अपॉन ε0। अब ये वैल्यू याद रखना, क्योंकि ये आगे गाउस लॉ में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बट आज का लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, मुझे लगा था आराम से मैं गाउस लॉ भी बता दूंगा, लेकिन क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा मैंने डिटेल में आपको बताई हैं कि आज का लेक्चर लंबा हो गया है, तो गाउस लॉ को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि इससे जो डेरिवेशन होंगे गाउस लॉ से, ये आपके स्कूल एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। तो इसलिए आराम से इसको डिस्कस करेंगे एक सेपरेट लेक्चर के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको अभी तक की सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, गाउस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर चीजें समझ में आई हैं तो अपना अप्रिसिएशन शो करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि ये वीडियो जैसे आते रहे आप तक वो सीधे सीधे पहुंचते रहे और अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कर सको। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहना, रिवीजन करते रहना, और जो भी डाउट्स आते रहे जरूर हमारे साथ डिस्कस करते रहना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।